टैक्स भरते समय छूट यानी एग्जेम्पशन और कटौती यानी डिडक्शन, ये दो शब्द सुने तो हम सबने हैं, पर क्या हम इनका असली मतलब जानते हैं? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं और सच कहूं तो यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं और समझते हैं कि इनकम टैक्स की धारा 10 आखिर है क्या और ये इतनी खास क्यों है। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम छूट और कटौती के बीच के सबसे बड़े फर्क को पकड़ेंगे। फिर हम इनकम टैक्स की धारा 10 में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब जानना असल में इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये दोनों शब्द सिर्फ टैक्स की भारी भरकम भाषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे टैक्स की कैलकुलेशन टिकी होती है। और अगर बुनियाद ही ठीक से समझ ना आए तो पूरी इमारत हिल सकती है। तो असली सवाल यही उठता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? और इससे भी जरूरी बात, ये फर्क हमारी जेब पर कैसे और कितना असर डालता है। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। पता है इस पूरी पहेली का जवाब एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। एक चीज को हिसाब की किताब में आने ही नहीं दिया जाता और दूसरी चीज को किताब में लिखने के बाद उसमें से कम किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं छूट या एग्जेम्पशन की। इसे ऐसे समझिए कि ये वो इनकम है जिस पर टैक्स डिपार्टमेंट की नजर ही नहीं पड़ती। मतलब जब आपकी टोटल इनकम गिनी जा रही होती है तो इस पैसे को शुरू में ही उठाकर बाहर रख दिया जाता है। ये आपकी कमाई का वो हिस्सा है जो हिसाब में आता ही नहीं। और फिर आती है कटौती यानी डिडक्शन। ये छूट का ठीक उल्टा है। इस रकम को पहले आपकी टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, उसे आपकी कमाई का हिस्सा माना जाता है और फिर बाद में उसमें से घटाया जाता है। इसका काम है आपकी उस फाइनल इनकम को कम करना जिस पर आपको टैक्स देना है। तो इस स्लाइड पर पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। बाईं तरफ देखिए, छूट आपकी इनकम के लिए एक शील्ड की तरह है जो उसे गिनती से ही बाहर रखती है, और दाईं तरफ कटौती एक कैंची की तरह है जो पहले से गिनी गई इनकम को घटाती है। एक इनकम का फिल्टर है तो दूसरा इनकम को कम करने वाला। बस यही है पूरा खेल। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या और कैसे, तो चलिए अब सीधा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के खजाने को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। धारा 10 में असल में एक काफी लंबी लिस्ट है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे आसान बनाने के लिए कुछ खास ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। इस लंबी लिस्ट को रटने के बजाय हमने इसे कुछ आसान और लॉजिकल ग्रुप्स में बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये छूटें आखिर किन किन एरियाज को कवर करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। सरकार कुछ खास तरह के निवेशों को बढ़ावा देना चाहती है और इसीलिए इनसे होने वाले मुनाफे पर टैक्स छूट देती है। जैसे अगर सरकार आपकी शहरी खेती की जमीन को किसी प्रोजेक्ट के लिए लेती है तो उस पर होने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरह रिवर्स मॉर्गेज से सीनियर सिटीजन्स को जो इनकम होती है वो भी टैक्स फ्री है। अगली श्रेणी सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा और परिवारों से जुड़ी है। सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, लोगों के रिटायरमेंट के लिए एनपीएस और देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित करती है। ये छूटें असल में दिखाती हैं कि सरकार किन चीजों को समाज के लिए जरूरी मानती है। टैक्स छूट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले बड़े संस्थानों जैसे कि इन्वेस्टमेंट फंड्स और ट्रस्ट्स को भी कुछ छूटें मिलती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो देश में और ज्यादा निवेश ला सकें और इकोनॉमी को गति मिले। और आखिर में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलू की। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार नॉन रेजिडेंट्स को कुछ खास इनकम पर टैक्स में छूट देती है। इसका सबसे आम उदाहरण है एनआरई अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो हमने अलग अलग तरह की छूटें तो देख ली, पर अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि छूट और कटौती में क्या फर्क है, इससे हमें क्या फायदा। देखिए, इसका महत्व आपके टैक्स कैलकुलेशन के सबसे पहले स्टेप में ही छिपा है। छूट ये तय करती है कि आपकी इनकम की बाल्टी में कौन सा पैसा गिरेगा ही नहीं, और कटौती उस बाल्टी में पैसा आ जाने के बाद उसमें से कुछ निकालने जैसा है। अगर ये फर्क नहीं पता तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन की शुरुआत ही गलत हो सकती है।
इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये लाइन है। छूट ये बताती है कि आय क्या है और कटौती उस आय को कम करती है। ये एक लाइन पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये सभी टैक्स छूटें, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हों, सेना से, निवेश से या बचत से, ये सब हमें एक देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। अच्छा, क्या हो अगर हम कहें कि भारत में कमाई का एक ऐसा जरिया है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता? जी हाँ, जीरो टैक्स। और ये कोई छोटी मोटी छूट नहीं है, बल्कि हमारे संविधान से मिला एक अधिकार है। तो आज हम भारत के टैक्स सिस्टम के इसी अनोखे और दिलचस्प पहलू के बारे में जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई ऐसी इनकम है जिस पर एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ता? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं कृषि आय या एग्रीकल्चरल इनकम। और देखिए, ये एक बहुत ही खास कैटेगरी है जिसमें कई दिलचस्प नियम हैं और कुछ अपवाद भी हैं। तो चलिए इसी के बारे में और जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये इनकम टैक्स फ्री है क्यों। फिर जानेंगे कि कृषि आय का असली मतलब क्या है। खेती और बिजनेस के बीच की जो पतली सी लाइन है उसे भी देखेंगे। कुछ खास बंटवारे के नियम हैं उनको समझेंगे। और हाँ, शहरी जमीन से जुड़े जो नियम हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में ये सब हमारे टैक्स कैलकुलेशन पर कैसे असर डालता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि ये कृषि आय टैक्स फ्री है ही क्यों? देखिए, इसका जिक्र आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) में तो मिल जाएगा, लेकिन असली वजह वो इससे भी गहरी है। बात यह है कि हमारे संविधान ने केंद्र सरकार को कृषि आय पर टैक्स लगाने की पावर ही नहीं दी है। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में कृषि आय आखिर है क्या चीज़। इसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 2(1)(a) में दी गई है। और ये काफ़ी, आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी है। मतलब इसमें सिर्फ वो लोग नहीं आते जो खुद खेती करते हैं, बल्कि वो ज़मींदार भी आते हैं जो अपनी ज़मीन खेती के लिए किराए पर देते हैं। तो मोटे तौर पर इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, अगर किसी के पास खेती की ज़मीन है और वो उसे किराए पर देता है तो उस किराए से होने वाली कमाई। दूसरा, अगर कोई खुद खेतीबाड़ी करके कुछ कमाता है। और तीसरा, कुछ खास तरह के जो फार्म बिल्डिंग्स होती हैं उनसे होने वाली इनकम भी इसी में शामिल है। तो इसे और आसान तरीके से देखें तो कृषि आय के ये 3 मेन रास्ते हैं। इन तीनों में से किसी भी सोर्स से होने वाली इनकम को कृषि आय माना जा सकता है। और हाँ, अगर वो कानून की सारी शर्तों को पूरा करती है तो वो होगी पूरी तरह टैक्स फ्री। अब यहां से मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है। कानून ये कैसे तय करता है कि कोई काम सिर्फ खेती है या फिर वो एक बिजनेस बन गया है? चलिए इस बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। तो देखिए, कानून 2 तरह के कामों में फर्क करता है। एक होते हैं बेसिक ऑपरेशंस, मतलब जमीन पर की गई सीधी मेहनत, जैसे खेत जोतना, बीज बोना वगैरह। और दूसरे होते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, यानी बाद के काम, जैसे खरपतवार निकालना या फसल की देखभाल करना। अब ये जो बाद वाले काम है ना, इन्हें कृषि तभी माना जाता है जब ये बेसिक कामों के बाद किए गए हों। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है। मान लीजिए कोई नर्सरी में पौधे उगाकर बेचता है, तो क्या उसे कृषि माना जाएगा? इस एक सवाल ने, आप यकीन नहीं करेंगे, सालों तक चलने वाली एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बहस छेड़ दी थी। तो शुरुआत में 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत सख्त रुख अपनाया। कोर्ट का कहना था कि भाई, क्योंकि पौधे सीधे जमीन में नहीं बल्कि गमलों में उगाए गए हैं, इसलिए इससे होने वाली कमाई को हम कृषि आय नहीं मानेंगे। लेकिन फिर कई साल बाद साल 2000 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि नर्सरी की पूरी प्रोसेस में जमीन पर मेहनत तो होती ही है, भले ही पौधे बाद में कहीं और लगा दिए जाएं, इसलिए इससे होने वाली इनकम भी कृषि आय ही है। तो इस पूरी बहस को खत्म करने के लिए आखिरकार कानून में ही एक बदलाव किया गया और अब यह साफ तौर पर लिखा है कि नर्सरी से होने वाली आय को कृषि आय ही माना जाएगा। ये फैसला जाहिर है नर्सरी वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी और एक तरह से मद्रास हाईकोर्ट के नजरिए पर मोहर थी। अब उन मामलों को देखते हैं जहां किसान अपनी कच्ची उपज को सिर्फ उगाता नहीं बल्कि उसे प्रोसेस करके बेचता है, जैसे चाय की पत्ती तोड़ के उससे चाय बनाना। ऐसी सिचुएशन में इनकम का कुछ हिस्सा कृषि का होता है और कुछ बिजनेस का। तो सवाल यह है कि कानून इसका बंटवारा करता कैसे है? इसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं।
जैसे अगर कोई रबर उगाकर उसे प्रोसेस करके बेचता है तो मुनाफे का 65% हिस्सा कृषि आय माना जाएगा, मतलब टैक्स फ्री, और बचा हुआ 35% बिजनेस इनकम होगा जिस पर टैक्स लगेगा। इसी तरह कॉफी और चाय के लिए भी अलग अलग नियम तय किए गए हैं। जैसे चाय का ही उदाहरण देख लीजिए। अगर चाय उगाकर और बनाकर बेची जाती है तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 60% हिस्सा टैक्स फ्री कृषि आय माना जाएगा और बाकी 40% पर बिजनेस इनकम के तौर पर टैक्स लगेगा। चलिए अब बात करते हैं कृषि से जुड़े भवनों और शहरी इलाकों की खेती की जमीन के नियमों की। यहाँ पर कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो किसी फार्म बिल्डिंग से होने वाली इनकम को कृषि आय मानने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वो बिल्डिंग खेत पर या उसके बिल्कुल पास होनी चाहिए। दूसरी, किसान उसका इस्तेमाल या तो रहने के लिए या फिर सामान वगैरह रखने के लिए करता हो। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि वो जमीन कुछ खास शहरी सीमाओं के बाहर हो। और ये एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। अगर कोई शहरी इलाके में मौजूद अपनी खेती की जमीन बेचता है तो उस बिक्री से होने वाले मुनाफे को कृषि आय नहीं माना जाएगा। नहीं, उसे कैपिटल गेन्स कहा जाता है, यानी प्रॉपर्टी बेचने से हुआ मुनाफा, और उस पर टैक्स लगता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भले ही कृषि आय पर सीधे सीधे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये किसी की टोटल टैक्स देनदारी को बढ़ा जरूर सकती है। अजीब है ना? इस तरीके को कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब 2 शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली, किसी की साल भर की कृषि आय 5,000 रुपए से ज्यादा हो, और दूसरी, उसकी जो बाकी की इनकम है यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, वो भी बेसिक टैक्स छूट की लिमिट से ज्यादा हो। अब ये कैलकुलेशन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सिंपल है। सरकार असल में क्या करती है, वो आपकी कृषि आय का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करती है कि आपकी बाकी की इनकम जैसे सैलरी या बिजनेस से हुई कमाई पर कौन से टैक्स स्लैब से टैक्स लगना चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर इफेक्टिवली ज्यादा टैक्स लग सकता है। तो अगली बार जब कोई अपनी सुबह की कॉफ़ी पिए या रबर से बनी कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि उस प्रोडक्ट की कीमत में एक छिपी हुई टैक्स कहानी भी शामिल है। और कौन से ऐसे रोज़मर्रा के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई कहानी हो, ये सोचने के लिए एक मज़ेदार सवाल है। नमस्कार। हम सब इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी इस बारे में सोचा है कि कुछ इनकम ऐसी भी होती है जिस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता? जी हाँ, भारत में कुछ कमाई ऐसी है जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं कि जो भी पैसा कमाया उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, पर क्या ये बात 100% सच है? असल में नहीं। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ खास तरह की इनकम को जानबूझकर टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। और ये जो छूट दी जाती है ना, वो ऐसे ही नहीं दी जाती। इसके पीछे सरकार के 2 बड़े मकसद होते हैं। एक तो ये कि टैक्स का सिस्टम सबके लिए निष्पक्ष हो, मतलब फेयर हो, और दूसरा समाज के भले के लिए कुछ पॉलिसीज को बढ़ावा देना। आइए इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है दोहरे कराधान से बचना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए, और यही तो फेयरनेस का सबसे बेसिक रूल है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक केक है। क्या उस केक के एक ही टुकड़े पर 2 बार टैक्स लगना चाहिए? एक बार तब जब केक बना और फिर दोबारा तब जब वो टुकड़ा किसी को मिला? बिल्कुल नहीं। टैक्स का कानून भी बस इसी आसान से लॉजिक पर काम करता है। और ये स्लाइड देखिए, इसे कितने अच्छे से समझाती है। जब एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF अपनी इनकम पर टैक्स भर देता है तो उस इनकम में से परिवार के सदस्यों को जो हिस्सा मिलता है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। ठीक वैसे ही जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने मुनाफे पर टैक्स दे देती है तो पार्टनर्स को जो उनका हिस्सा मिलता है वो भी टैक्स फ्री हो जाता है। पॉइंट ये है कि इनकम पर टैक्स सिर्फ एक ही बार लगेगा। अच्छा, अब दूसरे प्रिंसिपल पर चलते हैं जो समाज से जुड़ा है। टैक्स छूट का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए भी किया जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये एक तरह से सोशल सेफ्टी नेट का काम करता है। जैसे कि अगर किसी भी तरह की आपदा के पीड़ितों को सरकार से मुआवजा मिलता है तो उस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये उन लोगों के लिए एक छोटी सी राहत होती है जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी टैक्स छूट एक जबरदस्त तरीका है।
किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए मिली स्कॉलरशिप, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी रकम हो या कहीं से भी मिली हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हमारा टैक्स सिस्टम उन लोगों को भी सल्यूट करता है जो देश के लिए सेवा और बलिदान देते हैं। परमवीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं को जो पेंशन मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। इतना ही नहीं, देश सेवा में विकलांग हुए सशस्त्र बलों के जवानों को मिलने वाली विकलांगता पेंशन भी पूरी तरह से कर मुक्त है। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर। टैक्स छूट का इस्तेमाल उन कामों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है जो पूरे समाज के लिए फायदेमंद हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए किसी को साहित्य, विज्ञान या कला में बेहतरीन काम के लिए सरकार से कोई अवार्ड मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। इससे इन क्षेत्रों में अच्छे काम को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह एमपीज और एमएलएज को मिलने वाले कुछ भत्ते जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस कर मुक्त होते हैं ताकि वो अपना पब्लिक का काम और अच्छे से कर पाएं। और आखिर में कुछ खास इंस्टीट्यूशंस को भी टैक्स में छूट मिलती है क्योंकि वो जनता के भले के लिए काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये छूट कुछ शर्तों के साथ आती है। चलिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं। उसे टैक्स छूट तभी मिल सकती है जब वो कुछ सख्त शर्तें माने, जैसे अपनी सारी कमाई सिर्फ रिसर्च पर खर्च करना, पैसों को सिर्फ सरकार की बताई हुई जगहों पर ही इन्वेस्ट करना, और अगर वो कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब एकदम अलग रखना। ये सब इसलिए ताकि पक्का हो सके कि इस छूट का कोई गलत फायदा ना उठाए। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5 करोड़ रुपए। ये एक बहुत जरूरी लिमिट है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है जिसकी साल की कुल आमदनी 5 करोड़ रुपए से कम है तो उसे अलग से मंजूरी लिए बिना ही टैक्स छूट मिल जाती है। इससे छोटे इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। तो हमने इतनी सारी अलग अलग टैक्स एग्जेम्पशंस के बारे में बात की, पर इन सब का मतलब क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? तो आखिर में बात क्या है? ये एग्जेम्पशन सिर्फ टैक्स बचाने के रूल्स नहीं हैं, ये सिस्टम में फेयरनेस लाती हैं, मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करती हैं और शिक्षा और जनसेवा जैसे अच्छे कामों को बढ़ावा देती हैं। असल में ये दिखाती हैं कि एक समाज के तौर पर हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। तो अगली बार जब भी टैक्स एग्जेम्पशन की बात हो तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये इस बात का आईना है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। सोचने वाली बात है ना? नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस, यानी कि टैक्स में मिलने वाली छूट। अक्सर हम इन्हें सिर्फ टैक्स बचाने का एक जरिया समझते हैं, लेकिन असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये दरअसल किसी भी देश की सरकार का एक सोचा समझा प्लान होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो बताता है कि देश किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है। तो चलिए इस सीधे से सवाल से शुरू करते हैं, आखिर कोई सरकार कुछ खास लोगों से या कुछ खास कामों से टैक्स क्यों नहीं लेती? और जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं ना, तो हमें उस देश के बड़े बड़े रणनीतिक लक्ष्यों की एक छिपी हुई कहानी पता चलती है। आज हम इसी पहेली को एक एक करके सुलझाएंगे। तो आज हम कहाँ चलेंगे? हम देखेंगे कि कैसे टैक्स पॉलिसी हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को संभालती है, देश के कामगारों और उनकी यूनियनों को सपोर्ट करती है, कुछ खास समुदायों और इलाकों को ऊपर उठाने में मदद करती है और ज़रूरी इंडस्ट्रीज को रफ्तार देती है। और फिर आखिर में इन सब के पीछे की जो बड़ी सोच है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, फाइनेंशियल मार्केट्स की सुरक्षा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे टैक्स पॉलिसी का इस्तेमाल बाजार में भरोसा और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल की तरह किया जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाता है, मतलब निवेशकों को बचाने के लिए एक फंड। अब इस फंड में जो भी पैसा आता है, उस पैसे से जो भी कमाई होती है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इसका मकसद एकदम साफ है, निवेशकों का पैसा हर हाल में सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ एक पेंच है, अगर ये फंड अपनी कमाई को वापस स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही बांटता है तो उस कमाई पर टैक्स लग जाएगा। मतलब साफ है, ये छूट सिर्फ और सिर्फ निवेशकों की सुरक्षा के लिए है, स्टॉक एक्सचेंज को अमीर बनाने के लिए नहीं। और यही छोटी सी बात सरकार के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। और मजे की बात यह है कि यही सेम लॉजिक, यही नियम और शर्त कमोडिटी एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। इससे पता चलता है कि ये कोई एक दो नियम नहीं, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्थिर रखने के लिए एक सोची समझी एक जैसी पॉलिसी है। अब बात करते हैं कोर सेटलमेंट गारंटी फंड्स की। इन्हें आप स्टॉक मार्केट का शॉक एब्जॉर्बर मान सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में होते हैं।
इनका काम ये पक्का करना है कि बाजार में जो भी खरीद बिक्री हो रही है वो पूरी हो, ताकि अगर कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाए तो पूरा सिस्टम न ढह जाए। तो इस फंड में वो कौन सी खास इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता? देखिए, इस टेबल में साफ है। पहला, वो पैसा जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या स्टॉक एक्सचेंज से मिलता है। दूसरा, किसी भी तरह की पेनल्टी जो इस फंड में जमा होती है। और तीसरा, जब ये फंड अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता है तो उससे होने वाली कमाई। यानी छूट सिर्फ उन्हीं चीजों पर है जो इसके मुख्य काम से जुड़ी हैं। अच्छा, बाजारों को तो हमने सुरक्षित कर लिया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, हमारे श्रमिक और उनकी यूनियंस। देखते हैं कि टैक्स पॉलिसी इनके लिए कैसे एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। तो फायदा किसे किसे मिल रहा है? देखिए, इस लिस्ट में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, फिर वो सारे फंड्स हैं जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपर एन्युएशन फंड। ये सब मिलकर कर्मचारियों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाते हैं। सीधी सी बात है, इन सभी छूटों का एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि जो पैसा मजदूरों और कर्मचारियों के रिटायरमेंट, उनके कल्याण और उनकी सेहत के लिए अलग रखा गया है, वो बिना किसी टैक्स के बोझ के बढ़ता रहे। ये देश की वर्कफोर्स को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा देता है, जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो दिखाता है कि टैक्स पॉलिसी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। इसका इस्तेमाल सामाजिक बराबरी और कुछ खास इलाकों के विकास के लिए एक ताकतवर औजार की तरह भी किया जाता है। तो सरकार किन खास ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है? इस लिस्ट में देखिए, कुछ खास इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सिक्किम के नागरिक हैं और वो कॉरपोरेशंस हैं जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और पूर्व सैनिकों के भले के लिए काम करती हैं। ये दिखाता है कि टैक्स पॉलिसी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक जरिया है। यहाँ देखिए कितनी दिलचस्प समानता है। एक तरफ कुछ खास इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं और दूसरी तरफ सिक्किम के लोग। दोनों ही मामलों में उस खास इलाके में हुई कमाई पर टैक्स छूट है और साथ ही सिक्योरिटीज से मिलने वाले डिविडेंड या ब्याज पर भी। इसके पीछे का आइडिया उस इलाके की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। तो चलिए अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे टैक्स छूट का इस्तेमाल देश की आर्थिक ग्रोथ के इंजन को तेज करने के लिए किया जाता है। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 45% जा रहा है एग्रीकल्चर और कमोडिटीज को, उसके बाद 30% एनर्जी और पावर सेक्टर को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दिखाता है कि देश की आर्थिक प्राथमिकताएं क्या हैं। तो एग्रीकल्चर में भी खास ध्यान दिया जा रहा है कमोडिटी बोर्ड्स पर। ये वो संस्थाएं हैं जो चाय, कॉफी, रबर और मसालों जैसे जरूरी कृषि उत्पादों को रेगुलेट करती हैं और बढ़ावा देती हैं। इनकी इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है ताकि ये अपने सेक्टर को और मजबूत कर सकें। अच्छा, तो मान लीजिए कोई चाय उगाने वाला है, उसे टैक्स फ्री सब्सिडी कैसे मिलेगी? देखिए, इसके लिए 3 सीधी साधी शर्तें हैं। पहला, वो भारत में चाय उगाने और बनाने के बिजनेस में होना चाहिए। दूसरा, उसे एक खास स्कीम के तहत सब्सिडी मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे टी बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेकर टैक्स ऑफिसर को देना होगा। मतलब सब कुछ नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से होता है। और ये जो मॉडल हमने चाय के लिए देखा ना, यही सेम फॉर्मूला रबर, कॉफी, इलायची जैसी दूसरी चीजों के उत्पादकों पर भी लागू होता है। इससे एक जैसी और सोची समझी पॉलिसी दिखती है जिसका मकसद पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना है। इनके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी छूटें हैं, जैसे वो कंपनी जो देश के लिए कच्चा तेल स्टोर करती है या वो फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश लाते हैं। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि टैक्स छूट का इस्तेमाल ऊर्जा सुरक्षा से लेकर देश के बुनियादी ढांचे को बनाने तक कई बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए किया जा रहा है। तो इन सब का मतलब क्या है? इतनी सारी अलग अलग छूटें, अलग अलग नियम, आखिर ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी देश का टैक्स कोड सिर्फ नियमों की किताब नहीं होता, ये उसके मूल्यों का ऐलान होता है और उसके भविष्य का नक्शा। हमने देखा कि कैसे टैक्स छूट एक बहुत ताकतवर औजार है जिसका इस्तेमाल बाजारों को स्थिर रखने, नागरिकों की सुरक्षा करने, समाज में बराबरी लाने और अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए किया जाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये टैक्स छूटें जो हमारी दुनिया को बनाने की इतनी ताकत रखती हैं, इनसे आगे क्या बनवाना चाहिए?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब हमारे आने वाले कल से सीधे सीधे जुड़ा है। नमस्कार। आज हम टैक्स कानून के एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी थोड़े पेचीदा पर बेहद जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 14A। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसी कमाई हुई जिस पर कोई टैक्स नहीं लगना, और उस कमाई को करने में जो खर्चा हुआ उस पे भी आपको टैक्स में छूट मिल जाए। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन टैक्स की दुनिया में इसे कहते हैं डबल बेनिफिट या दोहरा लाभ। मतलब एक तो आपकी कमाई टैक्स फ्री हो गई और ऊपर से उसे कमाने के खर्च पर भी आप टैक्स बचा रहे हैं। अब ये तो कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया। बस इसी चीज की इजाजत हमारा टैक्स सिस्टम नहीं देता। तो इसी मूल समस्या को सुलझाने के लिए पिक्चर में आता है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 140A। इसका काम ही यही है कि इस दोहरे लाभ को रोका जाए। तो सेक्शन 14A कहता क्या है? देखिए, इसका लॉजिक बहुत सीधा है। ये नियम साफ साफ कहता है कि भाई, अगर कोई आमदनी आपकी टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं बनती, मतलब उस पे टैक्स लगता ही नहीं है, तो फिर उसे कमाने के लिए जो भी खर्चा पानी हुआ है उस पर टैक्स में छूट का दावा भी नहीं किया जा सकता। सिंपल। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। पर अब अगला सवाल, ये तय कैसे होगा कि कितना खर्च डिसअलाउ करना है, मतलब अस्वीकार करना है? अंदाजे से तो काम चलेगा नहीं। तो इसके लिए भी एक खास तरीका बनाया गया है, और यहीं पर आता है रूल 8D। तो जब एक असेसिंग ऑफिसर यानी कि टैक्स अधिकारी किसी का केस देख रहा है, तो वो कैसे पता लगाएगा कि कौन सा खर्च और कितना खर्च असल में उस टैक्स फ्री इनकम से जुड़ा है? आखिर वो सही अमाउंट निकालेगा कैसे? और इसी सवाल का जवाब है रूल 8D। ये एक तरह का ऑफिशियल फॉर्मूला है जो इनकम टैक्स के नियमों में खास तौर पर इसी कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। अच्छा, तो क्या ये रूल 8D हमेशा इस्तेमाल होता है? नहीं। असेसिंग ऑफिसर इसे खास तौर पर 2 सिचुएशन में यूज करता है। पहली, जब उसे लगता है कि आपने जो खर्चे दिखाए हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, मतलब वो आपके दावे से संतुष्ट नहीं है। और दूसरी, जब कोई ये दावा करता है कि जी टैक्स फ्री इनकम कमाने में मेरा तो 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ, मतलब 0 खर्चा। तब ऑफिसर कहता है, रुको जरा, फॉर्मूले से चेक करते हैं। तो ये रूल 8D का फॉर्मूला है क्या? दरअसल इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो सारे खर्चे जो सीधे सीधे उस टैक्स फ्री इनकम से जुड़े हुए हैं। और दूसरा इसमें जुड़ता है उस इन्वेस्टमेंट की साल भर की जो एवरेज वैल्यू होती है उसका 1%। इन दोनों को जोड़कर जो अमाउंट आता है वही डिसअलाउ किया जाता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक बहुत जरूरी लिमिट भी है। रूल 8D के हिसाब से जो भी अमाउंट डिसअलाउ होगा वो किसी भी हाल में उस साल में क्लेम किए गए टोटल खर्च से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और इसमें एक कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। सवाल ये है कि मान लीजिए किसी साल आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कोई भी टैक्स फ्री इनकम नहीं हुई, 0 इनकम, तो क्या तब भी सेक्शन 14A लागू होगा और आपके खर्चे डिसअलाउ हो सकते हैं? इसका जवाब हमें कहीं और से नहीं बल्कि सीधे CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के एक सर्कुलर से मिलता है। और वो सर्कुलर बिल्कुल साफ साफ कहता है कि खर्च को डिसअलाउ किया जाएगा, भले ही उस साल कोई टैक्स फ्री इनकम हुई हो या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि वो खर्चा उस तरह की इनकम कमाने के लिए किया गया था। अब कोई सोचेगा, ऐसा क्यों? इसकी वजह छिपी है कानून में इस्तेमाल हुए शब्दों के फर्क में। कानून इनकम ऑफ द ईयर यानी उस साल की इनकम की बात नहीं करता, वो बात करता है इनकम अंडर द एक्ट की, मतलब इनकम के टाइप की। तो अगर आपने खर्चा उस टाइप की इनकम के लिए किया है जो टैक्स फ्री होती है, तो फर्क नहीं पड़ता कि उस साल वो इनकम आई या नहीं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हाँ, सेक्शन 14A और रूल 80 तब भी लागू हो सकते हैं अगर किसी खास साल में कोई भी टैक्स फ्री इनकम नहीं हुई है। पर जैसा कहते हैं, हर नियम की एक सीमा होती है, एक बाउंड्री लाइन होती है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन 14A का दायरा कहाँ आकर खत्म हो जाता है, मतलब ये नियम कहाँ पर लागू नहीं होता।
यहाँ पर एक लैंडमार्क केस है CIT वर्सेस क्रिब्को। इसमें सवाल ये उठा कि क्या सेक्शन 14A चैप्टर VIA की डिडक्शंस पर भी लागू होगा। चैप्टर VIA में हमारी जानी पहचानी डिडक्शंस आती हैं, जैसे कि सेक्शन 80C वाली। तो कोर्ट ने साफ साफ फैसला दिया कि नहीं, ये जो डिडक्शंस हैं ये हमारी टोटल इनकम से मिलती हैं, ये अपने आप में कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, इसलिए सेक्शन 14A इन पर लागू नहीं होता। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, बिग पिक्चर क्या है, आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? चलिए फटाफट से 4 जरूरी बातें रीकैप कर लेते हैं। पहली, सेक्शन 14A डबल बेनिफिट को रोकता है। दूसरी, रूल 8D खर्च कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देता है। तीसरी, ये नियम तब भी लगता है जब उस साल कोई टैक्स फ्री इनकम न भी हुई हो। और चौथी जरूरी बात, ये 80C जैसी चैप्टर VIA की कटौतियों पर लागू नहीं होता है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जरा सोचिएगा कि सेक्शन 141A जैसे जो बिल्कुल सटीक और बारीक नियम होते हैं, वो हमारे पूरे टैक्स सिस्टम को फेयर और जस्ट यानी निष्पक्ष बनाने में क्या भूमिका निभाते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।